आप सबको नमस्कार। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस देश के कोने-कोने में उमंग और उत्साह के साथ हम सब ने मनाया। भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, एक प्रकार से ये संस्कार उत्सव भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक ज़िम्मेवारियों के प्रति जागरूक भी करता है, संस्कारित भी करता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार, उस पर जितनी बहस होनी चाहिए, जितनी गहराई से बहस होनी चाहिए, जितनी व्यापक रूप में चर्चा होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि हर स्तर पर, हर वक्त जितना बल अधिकारों पर दिया जाता है, उतना ही बल कर्तव्यों पर भी दिया जाए। अधिकार और कर्तव्य की दो पटरी पर ही भारत के लोकतंत्र की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। कल 30 जनवरी है, हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को हम सब सुबह 11 बजे 2 मिनट मौन रख करके देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में 30 जनवरी 11 बजे 2 मिनट श्रद्धांजलि, ये सहज स्वभाव बनना चाहिए। 2 मिनट क्यों ना हो, लेकिन उसमें सामूहिकता भी, संकल्प भी और शहीदों के प्रति श्रद्धा भी अभिव्यक्त होती है। हमारे देश में सेना के प्रति, सुरक्षा बलों के प्रति एक सहज आदर भाव प्रकट होता रहता है। इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न वीरता पुरस्कारों से जो वीर जवान सम्मानित हुए, उनको, उनके परिवारजनों को मैं बधाई देता हूँ। इन पुरस्कारों में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अनेक श्रेणियां हैं। मैं खास करके नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ। आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। आप एक काम कर सकते हैं, इस बार जिन जिन वीरों को ये सम्मान मिला है, आप नेट पर खोजिए, उनके संबंध में 2 अच्छे शब्द लिखिए और अपने साथियों में उसको पहुंचाइए। जब उनके साहस की, वीरता की, पराक्रम की बात को गहराई से जानते हैं, तो हमें आश्चर्य भी होता है, गर्व भी होता है, प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ हम सब 26 जनवरी के उमंग और उत्साह की खबरों से आनंदित थे, तो उसी समय कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान देश की रक्षा में डटे हुए हैं, वे हिमस्खलन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इन सभी वीर जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे युवा साथियों, आप तो भलीभांति जानते हैं कि मैं मन की बात लगातार करता रहता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने हर परिवार में कसौटी के महीने होते हैं। घर में एक आध दो बच्चों की एग्जाम होती हैं, लेकिन पूरा परिवार एग्जाम के बोझ में दबा हुआ होता है। तो मेरा मन कर गया कि ये सही समय है कि मैं विद्यार्थी दोस्तों से बातें करूं, उनके अभिभावकों से बातें करूं, उनके शिक्षकों से बातें करूं, क्योंकि कई वर्षों से मैं जहां गया, जिसे मिला, परीक्षा एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण नजर आया। परिवार परेशान, विद्यार्थी परेशान, शिक्षक परेशान।
एक बड़ा विचित्र सा मनोवैज्ञानिक वातावरण हर घर में नजर आता है और मुझे हमेशा ये लगा है कि इसमें से बाहर आना चाहिए। और इसलिए मैं आज युवा साथियों के साथ कुछ विस्तार से बातें करना चाहता हूँ। जब ये विषय मैंने घोषित किया तो अनेक शिक्षकों ने, अभिभावकों ने, विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज भेजे, सवाल भेजे, सुझाव भेजे, पीड़ा भी व्यक्त की, परेशानियों का भी जिक्र किया। और उसको देखने के बाद जो मेरे मन में विचार आए वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे एक टेलीफोन संदेश मिला सृष्टि का। आप भी सुनिए सृष्टि क्या कह रही है। सर, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में, आस-पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में बहुत ही खौफनाक और डरावना माहौल बन जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन तो कम लेकिन डाउन बहुत हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये माहौल खुशनुमा नहीं हो सकता? खैर, सवाल तो सृष्टि ने पूछा है, लेकिन ये सवाल आप सबके मन में होगा। परीक्षा अपने आप में एक खुशी का अवसर होना चाहिए। साल भर मेहनत की है, अब बताने का अवसर आया है। ऐसा उमंग उत्साह का ये पर्व होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्जाम एक प्लेजर होती है। ज्यादातर लोगों के लिए एग्जाम एक प्रेशर होती है। निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेजर मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे। जो प्लेजर मानेगा वो पाएगा, जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा। और इसलिए मेरा मत है कि परीक्षा एक उत्सव है। परीक्षा को ऐसे लीजिए जैसे मानो एक त्योहार है। और जब त्योहार होता है, जब उत्सव होता है, तो हमारे भीतर जो सबसे बेस्ट होता है वही बाहर निकल करके आता है। समाज की भी ताकत की अनुभूति उत्सव के समय होती है। जो उत्तम से उत्तम है वो प्रकट होता है। सामान्य रूप से हमको लगता है कि हम लोग कितने इनडिसिप्लिन है, लेकिन जब 40-45 दिन चलने वाले कुंभ के मेलों की व्यवस्था देखें तो पता चलता है कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट और क्या डिसिप्लिन है लोगों में। ये उत्सव की ताकत है। एग्जाम में भी पूरे परिवार में, मित्रों के बीच, आस पड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिए। आप देखिए ये प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उत्सवपूर्ण वातावरण बोझ मुक्त बना देगा। और मैं इसमें माता पिता को ज्यादा आग्रह से कहता हूं कि आप इन 3-4 महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए। पूरा परिवार एक टीम के रूप में इस उत्सव को सफल करने के लिए अपनी अपनी भूमिका उत्साह से निभाएं। देखिए देखते ही देखते बदलाव आ जाएगा। हकीकत तो ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक, अमरेली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये 3-4 महीने परीक्षा ही परीक्षाएं होती है। ये हम सबका दायित्व है कि हम हर वर्ष इन 3-4 महीनों को अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी परंपरा को लेते हुए, अपने अपने परिवार के वातावरण को लेते हुए उत्सव में परिवर्तित करें। और इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा, स्माइल मोर, स्कोर मोर। जितने ज्यादा खुशी से इस समय को बिताओगे उतने ही ज्यादा नंबर पाओगे। करके देखिए। और आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप रिलैक्स अपने आप को पाते हैं। आप सहज रूप से रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी बातें भी सहज रूप से आपको याद आ जाती हैं। 1 साल पहले क्लासरूम में टीचर ने क्या कहा, पूरा दृश्य याद आ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, मेमोरी को रिकॉल करने का जो पावर है वो रिलैक्सेशन में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में एक ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। एग्जाम में भी आपने देखा होगा, आपको सब याद आता है,
किताब याद आती है, चैप्टर याद आता है, पेज नंबर याद आता है, पेज में ऊपर की तरफ लिखा है कि नीचे की तरफ वो भी याद आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर शब्द याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम देकर के बाहर निकलते हो और थोड़ा सा कमरे के बाहर आए, अचानक आपको याद आ जाता है, हाँ यार ये शब्द था। अंदर क्यों याद नहीं आया? प्रेशर था। बाहर कैसे याद आया? आप ही तो थे, किसी ने बताया तो नहीं था, लेकिन जो अंदर था वो तुरंत बाहर आ गया। और बाहर इसलिए आया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए। और इसलिए मेमोरी रिकॉल करने की सबसे बड़ी अगर कोई औषधि है तो वो रिलैक्सेशन है। और ये मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ, क्योंकि प्रेशर है तो अपनी चीजें हम भूल जाते हैं, और रिलैक्स हैं तो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, अचानक ऐसी ऐसी चीजें याद आ जाती है, वो बहुत काम आ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है, लेकिन जब टेंशन होता है तब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी जानकारी नीचे दब जाती है और आपका टेंशन उस पर सवार हो जाता है। और इसलिए आवश्यक है, अ हैप्पी माइंड इज द सीक्रेट फॉर ए गुड मार्कशीट। कभी कभी ये भी लगता है कि हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में इस परीक्षा को देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जीवन मरण का जैसे सवाल है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो साल भर में आपने जो पढ़ाई की है उसकी एग्जाम है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। आपने कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, उसकी ये एग्जाम नहीं है। आपके जीवन में क्लासरूम में नोटबुक लेकर के दी गई परीक्षा के सिवाय भी कई कसौटियों से गुजरने के अवसर आए होंगे। और इसलिए परीक्षा को जीवन की सफलता विफलता से कोई लेना देना है, ऐसे बोझ से मुक्त हो जाइए। हमारे सबके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है। वे वायुसेना में भर्ती होने गए, फेल हो गए। मान लीजिए उस विफलता के कारण वो अगर मायूस हो जाते, जिंदगी से हार जाते, तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता, इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते? नहीं मिलते। कोई ऋचा आनंद जी ने मुझे एक सवाल भेजा है। आज के इस दौर में शिक्षा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती देख पाती हूँ, वो यह कि शिक्षा परीक्षा केंद्रित होकर रह गई है। अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा तो बहुत बढ़ी ही है, साथ में विद्यार्थियों में तनाव भी बहुत बढ़ गया है। तो शिक्षा की इस वर्तमान दिशा और इसके भविष्य को लेकर के आपके विचारों से अवगत होना चाहूँगी। वैसे उन्होंने खुद ने ही जवाब दे ही दिया है, लेकिन ऋचा जी चाहती हैं कि मैं भी इसमें कुछ अपनी बात रखूं। मार्क्स और मार्कशीट इसका एक सीमित उपयोग है। जिंदगी में वही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी तो चलती है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किए हैं। जिंदगी की तो चलती है कि आपने जो जाना है उसको जीने का प्रयास किया है क्या। जिंदगी तो चलती है कि आपको जो एक सेंस ऑफ मिशन मिला है, और जो आपका सेंस ऑफ एम्बिशन है, ये आपके मिशन और एम्बिशन के बीच में कोई तालमेल हो रहा है क्या। अगर आप इन चीजों में भरोसा करोगे तो मार्क्स पूंछ दबाते हुए आपके पीछे आ जाएंगे। आपको मार्क्स के पीछे भागने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में आपको नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाली है, आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। आप ही मुझे बताइए, आपके परिवार के कोई डॉक्टर होंगे और परिवार के सब लोग उन्हीं के पास जाते होंगे, फैमिली डॉक्टर होते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने फैमिली डॉक्टर को कभी वो कितने नंबर से पास हुआ था पूछा होगा। किसी ने नहीं पूछा होगा। बस आपको लगा कि भाई डॉक्टर के नाते अच्छे हैं, आप लोगों को लाभ हो रहा है, आप उसकी सेवाएं लेना शुरू किए। आप कोई बड़ा सा बड़ा केस लड़ने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं तो क्या उस वकील की मार्कशीट देखते हैं क्या? आप उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को, उसकी सफलता की यात्रा को देखते हैं। और इसलिए ये जो अंक का बोझ है वो भी कभी कभी हमें
सही दिशा में जाने से रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि बस पढ़ना ही नहीं है। अपनी कसौटी के लिए उसका उपयोग ज़रूर है। मैं कल था, आज कहाँ हूँ, वो जानने के लिए ज़रूरी है। कभी-कभार ये भी होता है, और अगर बारीकी से आप अपने स्वयं के जीवन को देखोगे, तो ध्यान में आएगा कि अगर अंक के पीछे पड़ गए, तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते खोजोगे, सिलेक्टेड चीज़ों को ही पकड़ोगे और उसी पर फोकस करोगे। लेकिन आपने जिन चीज़ों पर हाथ लगाया था, उसके बाहर की कोई चीज़ आ गई, आपने जो सवाल तैयार किए थे, उससे बाहर का सवाल आ गया, तो आप एकदम से नीचे आ जाएंगे। अगर आप ज्ञान को केंद्र में रखते हैं, तो बहुत चीज़ों को अपने में समेटने का प्रयास करते हो। लेकिन अंक पर फोकस करते हो, मार्क्स पर फोकस करते हो, तो आप धीरे-धीरे अपने आप को सिकुड़ते जाते हो और एक निश्चित एरिया तक अपने आप को सीमित करके सिर्फ मार्क्स पाने के लिए। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में होनहार बनने के बावजूद भी जीवन में कभी-कभी विफल हो जाते हैं। ऋचा जी ने एक बात ये भी कही है, प्रतिस्पर्धा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। सचमुच में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा काम नहीं आती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्पर्धा काम आती है। और जब हम अनुस्पर्धा मैं कहता हूं कि उसका मतलब है स्वयं से स्पर्धा करना। बीते हुए कल से आने वाली कल बेहतर कैसे हो, बीते हुए परिणाम से आने वाला अवसर अधिक बेहतर कैसे हो। अक्सर आपने खेल जगत में देखा होगा, क्योंकि उसमें तुरंत समझ आता है, इसलिए मैं खेल जगत का उदाहरण देता हूं। ज्यादातर सफल खिलाड़ियों के जीवन की एक विशेषता है कि वो अनुस्पर्धा करते हैं। अगर हम श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का ही उदाहरण ले लें, 20 साल लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जाना, खुद को ही हर बार पराजित करना और आगे बढ़ना, बड़ी अद्भुत जीवन यात्रा है उनकी। क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुस्पर्धा का रास्ता अपनाया जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तब पहले अगर 2 घंटे पढ़ पाते थे शांति से, वो 3 घंटे कर पाते हो क्या? पहले जितने बजे सुबह उठना तय करते थे, देर हो जाती थी, क्या आप समय पर उठ पाते हो क्या? पहले परीक्षा के टेंशन में नींद नहीं आती थी, अब नींद आती है क्या? खुद को ही आप कसौटी पर कस लीजिए और आपको ध्यान में आएगा, प्रतिस्पर्धा में पराजय हताशा, निराशा और ईर्ष्या को जन्म देता है। लेकिन अनुस्पर्धा आत्ममंथन, आत्मचिंतन का कारण बनती है, संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाती है। और जब खुद को पराजित करते हैं, तो और अधिक आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, भीतर से ही वो ऊर्जा अपने आप पैदा होती है। अगर सरल भाषा में मुझे कहना है, तो मैं कहूँगा, जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो 3 संभावनाएं मोटी मोटी नजर आती हैं। एक, आप उससे बहुत बेहतर हैं। दूसरा, आप उससे बहुत खराब हैं, या आप उसके बराबर के हैं। अगर आप बेहतर हैं, तो बेपरवाह हो जाएंगे, अति विश्वास से भर जाएंगे। अगर आप उसके मुकाबले खराब करते हैं, तो आप दुखी और निराश हो जाएंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे, जो ईर्ष्या आपको अपने आप को खाती जाएगी। और अगर बराबरी के हैं, तो सुधार की आवश्यकता आप कभी महसूस ही नहीं करोगे। जैसी गाड़ी चलती है, चलते रहोगे। तो मेरा आपसे आग्रह है अनुस्पर्धा का, खुद से स्पर्धा करने का। पहले क्या किया था, उससे आगे कैसे करूंगा, अच्छा कैसे करूंगा, बस इसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप देखिए, आपको बहुत परिवर्तन महसूस होगा। श्रीमान एस सुंदर जी ने अभिभावकों की भूमिका के संबंध में अपनी भावना व्यक्त की है। उनका कहना है कि परीक्षा में अभिभावकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने आगे लिखा है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वह मेरे पास बैठा करती थी और मुझसे गणित के सवाल हल करने के लिए कहती थी। वह उत्तर मिलाती और इस तरह से वो मेरी मदद करती थी, गलतियां ठीक करती थी। मेरी माँ ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, लेकिन बिना उनके सहयोग के मेरे लिए
सीबीएसई की एग्जाम कर रहे हो, और मैंने तो देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नकल के तौर तरीके ढूंढने में इतनी टैलेंट का उपयोग कर देते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी पूरी क्रिएटिविटी जो है वो नकल करने के तौर तरीकों में खपा देते हैं। अगर वही क्रिएटिविटी, यही टाइम आप अपने एग्जाम के मुद्दों पर देते तो शायद नकल की ही जरूरत नहीं पड़ती। अपनी खुद की मेहनत से जो परिणाम प्राप्त होगा, उससे जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो अद्भुत होगा। एक फोन कॉल आया है। Namaskar, Pradhan Mantri ji. My name is Monica, and since I'm a class 12 student, I wanted to ask you a couple of questions regarding the board exams. My first question is, what can we do to reduce the stress that builds up during our exams? And my second question is, why are exams all about work and no play? Thank you. अगर परीक्षा के दिनों में मैं आपको खेलकूद की बात करूंगा, तो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स ये मुझ पर गुस्सा करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है, बच्चों को एग्जाम के समय में कह रहा है खेलो। क्योंकि आमतौर पर धारणा ऐसी है कि अगर विद्यार्थी खेलकूद में ध्यान देते हैं तो शिक्षा से बेध्यान हो जाते हैं। ये मूलभूत धारणा ही गलत है। समस्या की जड़ वही है। सर्वांगीण विकास करना है तो किताबों के बाहर भी एक जिंदगी होती है, और वो बहुत बड़ी विशाल होती है। उसको भी जीने का, सीखने का यही समय होता है। कोई ये कहे कि मैं पहले सारी परीक्षाएं पूर्ण कर लूं, बाद में खेलूंगा, बाद में ये करूंगा, तो असंभव है। जीवन का यही तो मोल्डिंग का टाइम होता है। इसी को तो परवरिश कहते हैं। दरअसल परीक्षा में मेरी दृष्टि से 3 बातें बहुत जरूरी हैं। प्रॉपर रेस्ट, आराम। दूसरा, जितनी आवश्यक है शरीर के लिए उतनी नींद। और तीसरा, दिमागी एक्टिविटी के सिवाय भी शरीर एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो शरीर के बाकी हिस्सों को भी फिजिकल एक्टिविटी मिलनी चाहिए। क्या कभी सोचा है कि जब इतना सारा सामने हो तो 2 पल बाहर निकल के जरा आसमान में देखें, जरा पेड़ पौधों की तरफ देखें,